हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? चलिए, आज इस संजीवनी सीरीज़ का पहला सब्जेक्ट हम चालू कर रहे हैं और वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ जी, ये एक ग्रेजुएशन का बीएससी का सब्जेक्ट है और आज इस सब्जेक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस छोटे से लेक्चर में प्रोवाइड की जाएगी। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बस छोटी सी बात ध्यान रखें कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठे रहें, बिल्कुल लाइट माहौल बना के रखेंगे इस पूरे लेक्चर में, तो आपको डिप्रेशन के साथ, तनाव के साथ, चाहे आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है, कोई टेंशन नहीं, केवल सुनते जाएं। इलेक्ट्रॉनिक्स जो सब्जेक्ट है उसमें से क्वेश्चन 6 पार्ट्स में पूछा जाएगा। ध्यान से सुनना, पूरी जो इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट है उसमें 6 टॉपिक बनते हैं और इन 6 टॉपिकों से 7 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, इस इलेक्ट्रॉनिक्स के केवल 6 टॉपिक बनते हैं और 6 टॉपिकों में से उसको 7 क्वेश्चन तैयार करने हैं। पहला टॉपिक जो है वो है सर्किट एनालिसिस, जिसमें 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, अभी हम बात करने वाले हैं। दूसरा टॉपिक का नाम है रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स। ठीक है, तीसरे टॉपिक का नाम है ट्रांजिस्टर, चौथे टॉपिक का नाम है फीडबैक, पांचवें टॉपिक का नाम है ऑसिलेटर और छठवें टॉपिक का नाम है FET। वापस बता रहे हैं, पहले टॉपिक का नाम क्या है, सर्किट एंड एनालिसिस, दूसरे टॉपिक का नाम है रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स, तीसरा है ट्रांजिस्टर। इस तरीके से पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइड है 6 पार्ट्स में। एक है आपका फीडबैक और एक है आपका ऑसिलेटर, और एक है आपका FET। ध्यान रखना, अधिकतर जो केसेस देखे गए हैं उनमें से ये जो 2, 3, 4, 5, 6 हैं, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा और ये जो क्वेश्चन है वो 2 लेके आएगा। अच्छे, यदि आपका लक अच्छा है, यदि आपके भाग्य अच्छे हैं तो इसमें से भी कभी कभार वो डबल कर देता है और इसमें से भी कभी कभार वो डबल कर देता है। इनकी प्रोबेबिलिटी लगभग नेग्लिजिबल है। वापस बता रहे हैं, ये जो पोर्शन है सर्किट एनालिसिस, ये 2 क्वेश्चन लेके आएगा ही, अधिकतर इसकी प्रोबेबिलिटी रहती है। बाकी के जो है वो मैक्सिमम तौर पे एक क्वेश्चन के साथ आएंगे। और कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं अभी बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सर्किट एनालिसिस के बारे में। सर्किट एनालिसिस, हाँ जी, सर्किट एनालिसिस में आपको स्पेशली 3 टॉपिक पढ़ने हैं बहुत अच्छे से और तीनों टॉपिकों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। पहला टॉपिक आपको पढ़ना है, आपको याद होगा, कैलकुलेट द जेड पैरामीटर। हाँ, ध्यान रखना, जेड पैरामीटर कैलकुलेट करना आपको चाहिए। और कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको या तो वो देगा टी सर्किट या देगा वो आपको पाई सर्किट। आप यदि पेपर देखोगे 2011 का तो उसमें एक बार क्वेश्चन आया हुआ है। उसमें क्या दिया था, आपको एक पाई सर्किट दिया था, उसको टी में कन्वर्ट करवाया था, या टी दिया था उसको पाई में कन्वर्ट करवाया था। हमने आपको जब डिटेल में पढ़ाया था हाउ टू कैलकुलेट जेड पैरामीटर, तब डिटेल में पूरा डेरिवेशन किया था। लेकिन यहाँ जो फॉर्मूले याद रखने हैं बड़े सिंपल से हैं कि आपको हमेशा एक सर्किट गिवन होगा, हमेशा, और इसी की हेल्प से ही आप हमेशा जेड पैरामीटर निकाल पाएंगे। यदि इस पैटर्न का सर्किट आपके पास नहीं है तो आप जेड पैरामीटर कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। चाहे आपको पाई सर्किट मिले, चाहे आपको टी सर्किट मिले। ये कौन सा सर्किट है, ये देखो शेप जो है ना, ये है टी की शेप, आपको दिखाई दे रही है। आप यदि और अच्छे से देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, ये टी शेप है। और हम जो फॉर्मूला अभी आपको बताने वाले हैं वो केवल और केवल टी सर्किट के लिए ही अप्लाई होंगे, क्योंकि वही हम ड्राइव करते हैं। तो देखो ध्यान से, जेड पैरामीटर होते हैं आपके पास Z11, Z12 और Z21 और Z22। ये 4 आपके पास जेड पैरामीटर हैं। पहला आपको कुछ नहीं करना, बड़ा सिंपल है। ये जो इम्पीडेंस गिवन है Z1, उसमें Z3 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। Z12 जो है वो Z21 के बराबर होता है और ये हमेशा बीच वाला Z3 आंसर होगा, इसका भी आंसर Z3 है। और Z22 में क्या करना है, Z2 + Z3 को जोड़ना है। हम पूरी कहानी रिपीट करते हैं, इससे ज़्यादा कोई फॉर्मूला है ही नहीं।
हम वापस बता दें, यदि आपको कभी भी Z11 निकालना है तो आप Z1 प्लस Z3 करेंगे, यदि आपको Z22 निकालना है तो आप Z2 प्लस Z3 करेंगे, बाकी का Z12 निकालो या Z21 निकालो, वो कितना आएगा Z3। आप कहोगे कि सर क्या हमेशा ऐसा ही पैटर्न देखने को मिलेगा? देखो सर, बात ऐसी है, पैटर्न आपको कैसा भी मिले न्यूमेरिकल में, लेकिन डिज़ाइन आपको ऐसे करना है। जैसे एग्जांपल बता देते हैं, आपको नोटबुक देख लीजिए, हमने आपको बहुत अच्छे से करवाए हुए हैं। जैसे आपको इस तरीके से एक और दे दिया Z4, आप कहेंगे अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, इन दोनों को जोड़ के एक बना दो, मतलब फाइनली बनना चाहिए टी सर्किट। ये लो जी, एक और बना दिया। माना किसी ने ऐसे करके दे दिया, तो क्या करोगे? इनका पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करके एक बनाओ, बनना चाहिए टी सर्किट, क्योंकि ये फॉर्मूले एप्लीकेबल ही इस सर्किट में है। बात आया समझ में? यस सर। अब देखो 2011 में कैसा क्वेश्चन आया था, आपको दे दिया उसने ये सर्किट उसने दे दिया। फॉर एग्जांपल हो सकता है इस बार भी आ जाए ZA ZB और ZC। उसने कहा कि इस दिए गए सर्किट के लिए हमको Z पैरामीटर कैलकुलेट करो। मतलब वो आपसे क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है Z11, Z12, Z21 और Z22। लेकिन आपको हमने बता रखा है कि Z11 का मतलब Z1 प्लस Z3 है, लेकिन यहाँ तो है ही नहीं। हालांकि यहाँ आपको 3 इम्पिडेंस दिखाई दे रही हैं, बट इस मैनर में होनी चाहिए। तो आपको क्या करना है, ये गिवन जो सर्किट है वो है पाई सर्किट। देखो जरा, पाई वाला स्ट्रक्चर है, और ये पाई सर्किट को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? टी में। तो एक फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला? Z1 बराबर आपको याद है ZA ZB, नीचे ZA प्लस ZB प्लस ZC। ऐसे ही आप Z2 निकालेंगे, ZB ZC, फिर ZA प्लस ZB प्लस ZC। ऐसे ही आप Z3 निकालेंगे, ZC ZA अपॉन ZA ZB और ZC। इस तरीके से ये जो आपको वैल्यू गिवन है ZA ZB ZC की वैल्यू रख के Z1 Z2 Z3 आप कैलकुलेट करेंगे, और जैसे ही आपको 3 वैल्यूज मिलेंगी आप ऐसा सर्किट बनाइएगा और कैलकुलेट कीजिएगा। ये इस बार आने के अच्छे चांसेस रखता है, क्योंकि 2011 के बाद इस तरीके का सवाल अब तक आया नहीं है। बात आया? सबको समझ में आ गया? कुछ नहीं करना, यदि आपने कभी नहीं पढ़ा है तो एक बात ध्यान रखो, बस आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कैलकुलेट द Z पैरामीटर। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि हमको पाई से टी सर्किट बनाइए, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, ये पाई टू टी सर्किट के लिए है, और एक होता है टी से पाई के लिए। तो आपको वैसे पता होगा ZA बराबर Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 और अगला वाला आ जाता है Z2। इस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं। 3 फॉर्मूले हमने लिखवा रखे हैं, तो यहाँ यदि सब फॉर्मूलों को लिखेंगे तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। तो आपको बता दिया है, ये पहला टॉपिक है सर्किट एनालिसिस का, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कैलकुलेट द Z पैरामीटर। ओके, वापस बता रहे हैं 3 बातें, एक तो ये फॉर्मूले, एक पाई से टी और एक टी से पाई। ओके, तो आप इसको नोट करें। सर्किट एनालिसिस जो टॉपिक है उसका नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आएगा वो है थेवेनिन थ्योरम। और ये जो थ्योरम है इसके पास में यदि आप ये लगा लोगे ना तो भी कोई परेशानी नहीं है। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बार इसके आने के चांसेस इस वजह से ज़्यादा बढ़ गए हैं क्योंकि लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है 2018 का, उसमें मैक्सिमम पावर आया है, तो यहाँ इस बार इसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। हम आपको बता दें कि थेवेनिन थ्योरम से 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, और वो तीनों तरीके के क्वेश्चन से ही या तीनों तरीके के पैटर्न से ही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी रहती है। नया तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब तक के पेपर पैटर्न से या अब तक के एक्सपीरियंस से आइडिया लगाया जाए तो इस तरीके का 3 क्वेश्चन बनने चाहिए। पहला क्वेश्चन क्या बनता है, आपसे वो कैलकुलेट करवा ले व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ई इक्विवेलेंट फॉर गिविंग सर्किट। आपको एक सर्किट दिया जाएगा जिसमें वोल्टेज सोर्स होगा, जिसमें इम्पिडेंस होंगी, और आपसे तुल्य वोल्टता या ई इक्विवेलेंट निकलवाएगा या आर इक्विवेलेंट निकलवा सकता है। यदि आपसे ई इक्विवेलेंट निकलवाए तो आप ई इक्विवेलेंट निकालेंगे, आर निकलवाए तो आर निकालेंगे, दोनों निकलवाएगा तो दोनों निकालेंगे। लेकिन आप दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, सर्किट, कौन सा सर्किट, थेवेनिन सर्किट, वो आपसे पूछ सकता है कि गिविंग सर्किट का
थेवेनिन सर्किट भी हमको बना के दीजिए। तो थेवेनिन सर्किट बनाने के लिए आपको ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट का रिक्वायरमेंट होगा, और यदि बहुत ज़्यादा उसको एडवांस बनाना है तो आपसे लोड प्रतिरोध में करंट भी पूछ सकता है, IL बना सकता है, या इसी का ही एक एडवांस वर्जन होता है नॉर्टन थ्योरम। जी सर ये क्या बात हो गई? हमने आपको जब लेक्चर्स पढ़ाए थे, इलेक्ट्रॉनिक्स करवाई थी यूट्यूब पे, तो फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई थी, आप देख लें, अभी सर्किट एनालिसिस फ्री यूट्यूब पे है, कंप्लीट है। तो हमने बताया था कि यदि किसी भी स्टूडेंट को थेवेनिन थ्योरम निकालना आता है तो वो नॉर्टन थ्योरम आसानी से कर सकता है, या ये कह सकते हैं कि थेवेनिन थ्योरम से ही नॉर्टन सॉल्व होगी। तो क्वेश्चन पेपर में यदि क्वेश्चन नॉर्टन का आए या थेवेनिन का आए, मेथड सेम होगा। हम ये देखेंगे, अभी आपको आप सिखाएंगे कि ई इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, और क्वेश्चन कितने टाइप के बनते हैं। जब हमने आपको डिटेल में पढ़ाया था तो 7 से 8 टाइप बताई थी क्वेश्चंस की, जिसमें से रेजिस्टेंस को इधर उधर करके, श्रेणी समांतर इधर उधर बहुत सारे टाइप बनाई थी, वोल्टेज सोर्स को पैरेलल लगा के, सीरीज लगा के, बहुत सारे बताए थे। लेकिन इनमें से भी यदि आप हमसे पूछो तो 2 सिंपल से जो टाइप हैं वो इंपॉर्टेंट हैं। पहली टाइप हम आपको बता दें, या टाइप से पहले हम आपको बता दें कि थेवेनिन थ्योरम है क्या। इसमें करना क्या होता है कि आपको ई इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है और आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ता है, और इन दोनों को निकाल के इस तरीके का सर्किट तैयार करना पड़ता है। यहाँ पे होगा आपका ई इक्विवेलेंट, और इसके सीरीज में होगा आपका जेड इक्विवेलेंट, और यहाँ आपका जुड़ा रहेगा जेड एल। किसी भी दिए हुए सर्किट को इस पैटर्न में आपको चेंज करना पड़ता है। जब ये सर्किट बन जाएगा तो आप जानते हैं कि I बराबर होता है V/R, वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस। तो वोल्टेज कितना है? ई इक्विवेलेंट, और रेजिस्टेंस कितना है? या तो आप जेड इक्विवेलेंट कह दो या आर इक्विवेलेंट भी कह सकते हो। तो आपको क्या मिल जाएगा? I इक्विवेलेंट, मतलब करंट मिल जाएगा। तो बस क्या करना है, वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलना है। जब वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में बदलना चाहते हो तो सीरीज में लगा हुआ जो इम्पिडेंस है वो पैरेलल में आ जाता है। ये हो गया आपका करंट सोर्स, और जो सीरीज में लग रहा था वो कहाँ चला जाएगा? पैरेलल में, और ये आपका रहेगा जेड एल। तो ये हो गया नॉर्टन सर्किट। तो कहने का मतलब, यदि इस तरीके से जोड़ोगे तो थेवेनिन, और इसी सर्किट को ऐसा बना दोगे तो नॉर्टन। इसका मतलब नॉर्टन को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इसी को पढ़ने की जरूरत होती है। अब हम ऐसा करते हैं, एक क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे आपको समझाते हैं कि ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट इजी वे में कैसे निकालते हैं। और आपको आता है तो अच्छी बात है, तो भी देखें, नहीं आता है तो भी एक बार आप देखते रहें। यहाँ हम बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं सिखाएंगे, लेकिन हाँ इजी क्वेश्चन जो आ रहे हैं एग्जाम पेपर में उस तरीके का करने की कोशिश करेंगे। तो देखो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक यहाँ रजिस्टेंस दिया है, यहाँ भी आपको एक रजिस्टेंस दिया है, यहाँ भी आपको एक रजिस्टेंस दे दिया, और इस तरीके से यहाँ आपको एक, चलो एक इजी ले लेते हैं, 8 वोल्ट का बैटरी लगा दिया है, और यहाँ उसने एक आपको ZL लगा के दिया है। क्या लगा के दिया है? ZL। ये उसने दिया है फॉर एग्जांपल 2 ओम, ये उसने दिया है 4 ओम, ये दिया उसने 2 ओम, ये दिया उसने 3 ओम। तो अब आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ थेवेनिन थ्योरम। तो कुल मिला के क्या निकालना है आपको निकालना है, यहाँ तो निकालना है ई इक्विवेलेंट, और यहाँ निकालना है आपको जेड इक्विवेलेंट, और परमात्मा ने दिया हुआ है क्या? ZL। वो हमारा है नहीं, वो तो गिवन है। ई इक्विवेलेंट का मतलब समझो, ई इक्विवेलेंट का मतलब है जो भी आपको ZL गिवन है, लोड इम्पिडेंस गिवन है, उसको सर्किट से हटा दो। जैसे ही आप उसको सर्किट से हटाओगे तो आपका सर्किट बन जाएगा ओपन सर्किट। कहाँ से? जहाँ वो ZL जुड़ा है। और इसी के सिरों पर जो आप वोल्टेज कैलकुलेट करोगे वही होती है ई इक्विवेलेंट। लेकिन आप कहोगे सर यहाँ वोल्टेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो वही हम आपको सिखा रहे हैं। यहाँ वोल्टेज का मतलब वो कह रहा है कि यहाँ वोल्टेज, क्यों? क्योंकि यहाँ से आने वाली करंट इधर जाती है, इधर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी सर? क्योंकि सर्किट कैसा है? टूटा हुआ है। तो अब 3 ओम का तो कोई काम है भी नहीं यहाँ पे, तो 3 ओम का काम नहीं है, तो ये वोल्टेज कहाँ आ गई? यहाँ पे। तो कुल मिला के करना क्या है, आपको 2 ओम पर वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। यदि आप 2 ओम पे वोल्टेज कैलकुलेट कर पाए तो आपका ई इक्विवेलेंट आ जाएगा।
अब यहाँ वोल्टेज निकालने के दो तरीके, पहला तो जनरल मेथड KVL और दूसरा होता है ट्रिक। पहले ट्रिक से बात करते हैं। टोटल वोल्टेज है 8 वोल्ट, इनको दो भागों में बांटना है, 4 वोल्ट और 4 ओम और 2 ओम में। तो आपको पता है कि टोटल अमाउंट हमारे पास इतना है, इन दोनों में बांटना है 4 + 6, और आपको किसके सिरे पे चाहिए, 2 के सिरों पर। तो यह आ जाएगा E इक्विवेलेंट 2 6 2 कितना आ गया 8/3। आपसे पूछ ले, क्या पूछ ले, 4 ओम पर तो कैसे निकालेंगे, टोटल कितना है वोल्टेज 8, किन में बांटना है 4 + 2 में, किसके सिरे पे चाहिए 4 के सिरों पे, तो यहाँ मिल जाएगा। आपको किसके सिरे पे चाहिए 2 पे, तो 2 पे मिल जाएगा। तो कितना आ गया 8/3। ये है ट्रिक, मतलब थोड़ा जल्दी करने का तरीका। जनरल तरीका क्या है, यहाँ से सर्किट एनालिसिस करो, मतलब यहाँ पे आप KVL लगाओ। तो बैटरी को ऐसे लगा हुआ मान लें, तो देखो हम ऐसे जा रहे हैं ऊपर की तरफ, तो पोटेंशियल का फ़ायदा हो रहा है, तो +8 वोल्ट। किसी भी रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है तो 4I, यदि माना इसमें I करंट जा रही है, यहाँ भी करंट आई जाएगी, तो बताइए -2I, और बाद में कुछ है नहीं तो 0, इधर जाएगी नहीं। बताओ 8 वोल्ट -6I बराबर 0, I बराबर आ गया 8/6, मतलब 4/3। आप यहाँ पे करंट पता लग गया 4/3, वोल्टेज रेजिस्टेंस पता है, तो B बराबर क्या होता है I × R। B I कितना है 4/3, रेजिस्टेंस कितना है 2, तो 8/3। यही तो हम कह रहे थे, वही आंसर आएगा। तो 2 ओम पर कितना वोल्टेज आया 8/3, और ये E इक्विवेलेंट का काम करेगा। तो एक तो हमको मिल गया 8/3। ठीक है, चलिए अब हमारी कशमकश रहेगी क्या निकालने के लिए, R इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो हम थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, जिससे डायग्राम थोड़ा क्लियर दिखे कि हो क्या रहा है। देखो R इक्विवेलेंट कहाँ निकाला जाता है, या Z इक्विवेलेंट कहाँ निकाला जाता है, जो आपने सर्किट में से ZL हटाया है उसके सिरों पर, और ZL जहाँ से हटाया गया है वहाँ पे R इक्विवेलेंट या Z इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको दिए हुए सभी सोर्स को क्या करना पड़ता है, उसकी इंटरनल इम्पिडेंस से रिप्लेस करना पड़ता है, कुल मिला के शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है। कुल मिला के हटा दो, ऐसा मत करना है, ऐसे हटा दो, ओपन सर्किट नहीं करना है, क्लोज सर्किट करना है। हटा दिए। अब इसके सिरों पर टोटल इम्पिडेंस क्या दिखाई दे रही है, अब यहाँ पे टोटल इम्पिडेंस का मतलब क्या है, यहाँ से देखेंगे अपन लोग तो हमको क्या दिखाई दे रहा है कि 4 और 2 तो पैरेलल में जुड़े हुए हैं, और इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन इसके सीरीज में है। तो बताइए R इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, सर ये तो है पैरेलल में, तो 4 × 2 4 + 2, और ये दोनों किस में है 3 ओम के सीरीज में। तो ये हमारा आंसर आ गया R इक्विवेलेंट का। ठीक है, जैसे ही आपके पास R इक्विवेलेंट आएगा सॉल्व कर लो। 8 और 6 3 1, हाँ जी 8 + 18 6, 18 देख लो एक बार, 6 3 18, 8 और 8 16 होता है, तो 26/6 आ गया। ठीक है, और इसको 13/3 लिख सकते हो, तो 13/3 क्या आ गया आपका Z इक्विवेलेंट। इतनी कैलकुलेशन वैसे आती नहीं है, बहुत इजी कैलकुलेशन आती है, पर कोई बात नहीं। ठीक है, और कैलकुलेशन चेक कर लेना, इसमें कोई इशू नहीं है। यहाँ आपका आ गया Z इक्विवेलेंट, ये लो जी क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब कोई नॉर्टन पूछ ले तो क्या लिखोगे, नॉर्टन में सर I इक्विवेलेंट, तो E इक्विवेलेंट बटे Z इक्विवेलेंट। व्हाट इज द E इक्विवेलेंट, दैट इज 8/3, हाँ जी बोले 13/3, 8/30। तो बस ये बन गया आपका नॉर्टन सर्किट। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, और कोई इशू नहीं है, ये मिस्टेक मत करना बस। ये हम लगा देंगे अब पैरेलल में, क्योंकि हमको करंट सोर्स बनाना है, और यहाँ लगा देंगे आपका ZL। तो देखो Z कितना है 13/3, और ये कितना दे रखा था 6 ओम दे रखा था शायद यहाँ पे, कोई बात नहीं। तो ये आ जाएगा नॉर्टन सर्किट। एग्जाम पेपर में कभी कभार क्या होता है, एक तरह के क्वेश्चन और आ जाते हैं। ये दो अभी जो हमने आपको पढ़ाया, इसमें हमने दिया था 8 वोल्ट, और इस तरीके से एक हमने सर्किट दिया था आपको यहाँ से ZL बराबर 6 ओम। ठीक है,
एग्जाम पेपर में क्या होगा, एक टाइप से और पूछ सकता है कि इस बार आपको यहाँ नहीं दे के यहाँ देगा एक वोल्टेज सोर्स, फॉर एग्जाम्पल उसने 4 वोल्ट का दे दिया, और यहाँ कर देगा वो अब ZL, यहाँ उसने ZL लगा दिया। तो अब इस सर्किट का थेवेनिन सर्किट कैसे बनाएंगे, ये टाइप देख लेना। तीसरी टाइप ये बन सकती है कि इसके पास में 1 ओम लिख दे, तो 1 ओम क्या बताएगा, इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस। और ये क्या करना है, जब भी आपको 1 दिखाई दे आप सीधा इसको यहाँ जाके जोड़ दो, आपको कुछ नहीं करना। तो आपके अकॉर्डिंग तो अब 1 यहाँ से हट के कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 5, ठीक है, क्योंकि ये दोनों सीरीज में होते हैं, सीरीज में सीधा जुड़ जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, पहला इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो आपका ZL है उसको ओपन करो, ये लो जी ओपन कर दिया। तो करंट कहाँ जाएगी, ऐसे 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 ऐसे। सर इसमें इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे, इसमें तो 2 दिए गए हैं। तो ध्यान रखना, कभी भी एक वोल्टेज सोर्स हो तो हमने जो पहले बताया वैसे करो, और 2 वोल्टेज सोर्स हो तो हमेशा टर्मिनल वोल्टेज का कॉन्सेप्ट लगाओ। किसका, टर्मिनल वोल्टेज का। ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कैसे, B बराबर E माइनस IR। व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज, ये 8 वोल्ट की बैटरी है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 5 ओम है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस का पोटेंशियल ड्रॉप यदि घटा देंगे तो हमको टोटल वोल्टेज मिल जाएगा यहाँ पे E इक्विवेलेंट। अभी अब टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला कैसे आया, इसको हम ड्राइव नहीं करवा रहे हैं। आपको E इक्विवेलेंट निकालने के लिए जो टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होगा, बैटरी कितनी है 8 वोल्ट, I पता नहीं, R का मतलब टोटल इम्पीडेंस कितना है 5। अब आपका काम क्या है, I निकालना। I निकालने के लिए वही KVL, करंट यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई। तो चलो इसको बैटरी को ऐसे मान लेते हैं। तो ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल का फायदा हो रहा है, फिर पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा, फिर पोटेंशियल का एक बार और ड्रॉप होगा। फिर देखो हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं तो पोटेंशियल का क्या होगा, ड्रॉप होगा। बराबर क्या आ गया 0। ये कितना बचेगा 4, इधर कितना आ जाएगा 8। ये लो जी I कितना आ गया 1/2। बस आंसर आपके सामने, यहाँ पे 1/2 लिख दो। तो 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है। तो 5/2 2.5 का मतलब ये आ जाएगा 5.5 वोल्ट। ये लो जी E इक्विवेलेंट आपके 5.5 वोल्ट। ठीक है, अब निकालना है R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं, वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे, ये लो जी वोल्टेज सोर्स को क्या करोगे, क्लोज सर्किट बना देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो देखो इसके सिरों पे अपन को क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट। तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। अरे ये ऐसे ही तो हो जाएंगे, इस तरीके से तो बन गया है ये सर्किट, 5 और 3। तो अब कैसे निकालेंगे, 5 × 3, 5 + 3 कितना आ जाएगा 15, और नीचे 8, 15/8। तो ये आ जाएगा 15/8। बस ये आंसर आ गया। अब डिवाइड करके आप I इक्विवेलेंट निकाल देना। ठीक है, तो ये हो गया थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम। अब हम बात करते हैं लास्ट टॉपिक सर्किट एनालिसिस का, दैट इज मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अब हमारा सर्किट एनालिसिस का लास्ट टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने की बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी रखता है, और वो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, हाँ जी, इसका मतलब फिजिकल मीनिंग समझ लो, आपका पूरा थ्योरम हो जाता है कि सोर्स से मैक्सिमम पावर का, अधिकतम शक्ति का ट्रांसफर होगा कहाँ पे, लोड की तरफ। मतलब जो आपका लोड रेजिस्टेंस लगा है वहाँ पे मैक्सिमम पावर पहुँचेगी। इसमें से केवल और केवल 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला, आपको ZI दे और आपसे ZL पूछ ले। दूसरा, ZL आपको दे और आपसे ZI पूछ ले। कहने का मतलब अब तक क्वेश्चन इसी से ही आए हैं। जी क्या बात कर रहे हो, 2011 का क्वेश्चन देखोगे, 18 का क्वेश्चन देखोगे तो क्या पूछा है, उसने कह दिया कि दिए गए सर्किट का इंटरनल इम्पीडेंस दे रखा है उसने Z बराबर 2 + 3 आइटा। तो बताइए यदि इसका इंटरनल इम्पीडेंस है तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ZL। तो ध्यान रखना, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का पहला क्वेश्चन केवल इसी स्टेटमेंट से हो जाता है कि ZI जो होगा वो हमेशा संयुग्मी होगा किसका, किसका, लोड रेजिस्टेंस का। तो संयुग्मी का मतलब 2 - 3 आइटा।
यदि आपको यहाँ माइनस मिल जाए तो यहाँ प्लस लगा देना। कुल मिला के आपको क्या करना है, सहयोग भी लेना है। 2 क्वेश्चन आए हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 50 प्लस आयटा 90 दे दिया, ठीक है, तो कितना आंसर आ जाएगा 50। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको क्या लगता है कि कोई तोप आ जाएगी? ऐसे नहीं आता कुछ भी, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। और यदि आपको केवल इतना दे दे कि यदि आपको इंटरनल इम्पिडेंस की वैल्यू 50 दे रखी है, मतलब ZI दे रखा है, R दे रखा है, तो आपको क्या करना है, ZL बराबर केवल 50 ही लिखना है, फिर कलाकारी नहीं करनी। कुल मिला के इंटरनल इम्पिडेंस और एक्सटर्नल इम्पिडेंस या लोड इम्पिडेंस बराबर होगी। यदि आयटा दे रखा है तो सहयोग में लगाना है, और आयटा नहीं दे रखा है तो उनका जो रेजिस्टेंस है, क्योंकि अब ये क्या कहलाएगा, अब ये R कहलाएगा, RI क्या कहलाएगा, ये RI। तो RI बराबर तो RL लिखो हमेशा, और क्या लेना है, सहयोग में। दूसरा क्वेश्चन जो अब तक नहीं आया है, जो आने की प्रोबेबिलिटी रखता है, वो क्या है, पावर ट्रांसफर। सर पावर ट्रांसफर का मतलब कितनी पावर ट्रांसफर होती है, लोड पर हमको कितनी मिलती है, E इक्वलेंट का स्क्वायर अपॉन 4RL। ध्यान रखना ये कहाँ मिलती है, लोड पर मिलती है। स्रोत से कितनी जाती है, स्रोत से निकलने वाली या जाने वाली या पहुंचने वाली, निकलने वाली क्या लिखेंगे, E इक्वलेंट का स्क्वायर बटे 2RL। लॉस कितना होता है, लॉस होता है E इक्वलेंट का स्क्वायर अपॉन 2RL। ये लो जी, 3 बातें ध्यान रखो। कौन कौन सी, इनमें से ही 99% इनमें से क्वेश्चन आ जाएगा कि यदि इंटरनल इम्पिडेंस दी जाए तो उसका संयुग्मी क्या होगा, आपको ZL मिलेगा। ये ZL दे रखा हो तो इंटरनल कितना होना चाहिए, उसका संयोग भी होना चाहिए। दूसरा, यदि आपको रेजिस्टेंस दे रखा है, कितना दे रखा है रेजिस्टेंस, तो आप सीधा सीधा बराबर कर देंगे। और यदि आपको पावर ट्रांसफर पूछे ऑन द लोड, लोड पर कितनी पावर मिलेगी, कितनी पावर ट्रांसफर हुई, तो ये फॉर्मूला है। वैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फेमस ये है, इसका क्वेश्चन ज़्यादा आता है, लेकिन फिर भी स्रोत से निकलने वाली, स्रोत से कितनी निकलती है, तो इतनी पावर निकलती है, और लॉस कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। हमने इसका डेरिवेशन करवाया है आपको, तो वैसे तो डेरिवेशन का कहाँ जरूरत है, याद कर लो, छोटा सा तो लाइन है। तो ये हो गया पूरा सर्किट एनालिसिस। पहला टॉपिक आपको पढ़ाया व्हाट इज द जेड पैरामीटर। इसके फॉर्मूले थे Z11, Z12, Z21, Z22, टी सर्किट से पाई सर्किट में, पाई सर्किट से टी सर्किट में। आपको केवल 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं जेड पैरामीटर के, टी से पाई और पाई से टी। ठीक है, पहला टॉपिक हो गया। दूसरा आपको पढ़ाया थेवेनिन सर्किट, जिसमें E इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट निकाला जाता है, सर्किट बनाया जाता है। I इक्विवेलेंट निकाल के आप नॉर्टन बना सकते हो, ये हो गया दूसरा टॉपिक। और तीसरा है ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, अधिकतम प्रायिकता तो इसकी है। बाकी का तो आप रिवीजन कर लेना कि आइडियल वोल्टेज सोर्स यदि हम लेंगे तो उसमें RI जो है वो इनफाइनाइट होगा, 0 होगा। आइडियल करंट सोर्स में क्या होगा, थोड़ा थोड़ा पढ़ सकते हो। बाकी का इंपॉर्टेंट टॉपिक तो ये है। अब हम चालू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कौन सा है, रेक्टिफायर एंड फिल्टर। अब हमारा जो टॉपिक है वो सेकंड टॉपिक है, या सेकंड पार्ट है हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स का, और उसका नाम क्या है, उसका नाम है रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन बन सकते हैं, एक रेक्टिफायर से, एक फिल्टर से। तो देखो ध्यान से, टॉपिक का नाम थोड़ा शॉर्ट में लिख देते हैं, रेक्टिफायर एंड फिल्टर्स। देखो जी क्या बात है पूरी। रेक्टिफायर से यदि क्वेश्चन बनता है तो कुछ फिक्स पैरामीटर है, उनसे ही बनता है। बहुत ज़्यादा आपको परेशान वो नहीं करता है। जैसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बना देता है व्हाट इज़ द नीटा 4 HWR और FWR। व्हाट इज़ द HWR, हाफ वेव रेक्टिफायर, FWR फुल वेव रेक्टिफायर। फिर पूछ सकता है रिपल फैक्टर, पूछ सकता है वोल्टेज रेगुलेशन, पूछ सकता है PIV, पीक इनवर्स वोल्टेज, और क्या आ सकता है सर, और आ सकता है आपका फ्रीक्वेंसी से। सर ये क्या होता है, आपको पता है कि HWR की जो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी है, ये आउटपुट सिग्नल की जो फ्रीक्वेंसी है वो FWR की तुलना में कैसी होती है, हाँ जी आधी होती है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन बनता है रेक्टिफायर से मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के साथ। फिल्टर्स में क्या बनते हैं उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए एक एक टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, हमेशा ध्यान रखें कि जो इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी है, किसकी, इनपुट सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है
किस में बात कर रहे हैं अपन लोग, HWR में। ऐसा करते हैं, इसको इस तरीके से लिख देते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ HWR इन इनपुट बराबर होती है किसके, आउटपुट सिग्नल के। ठीक है, मतलब 50 हर्ट्ज का यदि सिग्नल आपने दिया है तो आउटपुट में भी 50 हर्ट्ज का सिग्नल ही बाहर आएगा। ध्यान से समझना, डिटेलिंग बहुत हो चुकी है, इस वजह से हम सीधा सीधा बता रहे हैं। लेकिन यदि 50 हर्ट्ज का सिग्नल जा रहा है और 100 हर्ट्ज का बाहर आ रहा है, इसका मतलब FWR है। कहने का मतलब यदि इनपुट आपने ओमेगा दिया है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 2 ओमेगा, तो क्या होगा, FWR। मतलब ये है कि यदि ये सिग्नल दिया है तो आउटपुट में हमको क्या मिलता है, ये, इसका मतलब फ्रिक्वेंसी होगी डबल। अब क्या हो रहा है, हाफ टाइम पीरियड में हमारी क्या हो रही है, वेव कंप्लीट हो रही है। बात आया, यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम है, T, ये कितना है, T/2, तो फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, डबल। ठीक है, एग्जाम पेपर में ये क्वेश्चन ना जाने कितनी बार आया है कि यदि किसी भी इनपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो बताइए फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट सिग्नल की फ्रिक्वेंसी कितनी होगी। हम पता नहीं लगा पाते, सीधा सीधा क्या करना है, उसको डबल करना है। यदि आपको यहाँ पे 25 दे दे तो क्या कर दोगे, इसको यहाँ कर दोगे आप उसको 50। बात आई समझ में, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक सबसे पहले बताया है। दूसरा ध्यान रखें, हम बात करें यदि नीटा की, ये जो होती है ये होती है एफिशिएंसी किसी भी रेक्टिफायर की कि वो किस तरीके से काम करता है। मतलब आपने जो भी इनपुट दिया है उसकी तुलना में आपका आउटपुट कितना मिला है, ये बताता है नीटा। हम बात करें यदि हाफ वेव रेक्टिफायर की और फुल वेव रेक्टिफायर के लिए, तो HWR के लिए जो फ्रिक्वेंसी है, जो इफिशियंसी है वो कितनी आती है, याद है किसी को, 40 ठीक है 6/1 + R/RL। ये फॉर्मूला है किसका, नीटा का। लेकिन ध्यान रखना, जैसे जैसे आप RL की वैल्यू बढ़ाओगे वैसे वैसे नीटा की वैल्यू भी बढ़ती है। यदि RL बराबर इन्फाइनाइट कर दोगे तो नीटा मैक्सिमम हो जाएगा कितना, 40.6%। किसके लिए, HWR के लिए। यदि FWR कर दिया जाएगा तो FWR में यहाँ कितना कर दोगे, सबको पता है 81.2%, और वही सेम फॉर्मूला है तो यहाँ कितना आ जाएगा, 81.2%। ठीक है, ये हो गया नीटा। इसका फॉर्मूला चाहो तो और ड्राइव कर सकते हो, कोई पूछ ले। ये PDC क्या है, PDC होती है I²R, मतलब DC करंट इंटू RL। व्हाट इज द AC, दैट इज IRMS का स्क्वायर R+RL, ये होता है। आपको पता होगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EDC, याद है, Im/π4 हाफ वेव रेक्टिफायर, और IAC या IRMS होता है सर Im/2, किसके लिए, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। फुल के लिए सर 2Im/π, और यहाँ से कितना आ जाएगा, Im/√2। तो ये वैल्यूज यहाँ लिखोगे, सॉल्व करोगे तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ये हो गया आपका इफिशियंसी मतलब नीटा। अब हम बात करते हैं अगला है रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर जो है, ध्यान रखना, ये BAC/VDC भी हो सकता है। रिपल फैक्टर का मतलब होता है कि आपका आउटपुट जो मिल रहा है, इसका फिजिकल मीनिंग समझना जरूर, तब इसका मतलब समझ पाओगे। रिपल फैक्टर का मतलब होता है कि जो आप आउटपुट देख रहे हो उसमें AC कितना मिल रहा है। क्या सर, AC तो हम दे रहे हैं, तो AC क्यों देखना चाहते हैं आउटपुट में, क्योंकि हमारा रेक्टिफायर बनाने का एक ही इंटेंशन है कि हम AC सिग्नल अप्लाई करें, हमको DC मिले। लेकिन आउटपुट में जो आपको सिग्नल मिल रहा है उसमें DC की तुलना में AC सिग्नल कितने हैं, मतलब कितनी प्रॉब्लम है। तो ध्यान रखें, रिपल फैक्टर का मतलब है, मतलब उर्मिका गुणांक का मतलब है आपके सिग्नल में कितने उर्मिका है या कितने AC वोल्टेज सोर्स हैं, तो AC सिग्नल हैं। तो आप चाहो तो AC/EDC भी करते हैं, लेकिन कब करते हैं ये, जब आपका आउटपुट कैपेसिटर पे लिया जाए। लेकिन यदि आप आउटपुट इंडक्टर पे ले रहे हो, रेजिस्टेंस पे ले रहे हो, तो आप चाहो तो यहाँ क्या कर सकते हो, IAC/IDC। हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमको दो वैल्यूज मिलती हैं, R बराबर 1.21। ये किसके लिए मिलती है, ये मिलती है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए। इसका मतलब पता है आपको, इसका मतलब ये है कि 1 + 0.21, इसका मतलब ये है
मतलब आपका जो आउटपुट मिलेगा ना उसमें डीसी की तुलना में बहुत ज़्यादा क्या है, एसी। इस वजह से रिपल फैक्टर जो 1.21 है वो गंदा होता है, अच्छा नहीं होता। कौन सा अच्छा होता है? 0.48, ये ज़्यादा अच्छा है। क्यों है ज़्यादा अच्छा? क्योंकि आपको जो एसी करंट है, एसी जो सिग्नल हैं वो डीसी की तुलना में कैसे मिल रहे हैं? कम मिल रहे हैं। सोचो, हम आपको थोड़ा सा और क्लियर कर दें, वैसे तो टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है। देखो ये आ रही है लेस देन 1, आपको पता है 0.48 क्या है? लेस देन 1। तो ऐसा लिख सकते हो आप IAC लेस देन IDC। हाँ सर ऐसा लिख सकते हैं। तो देखो आपका जो आउटपुट सिग्नल है उसमें AC कम है, DC ज़्यादा है, और हमको ऐसा ही चाहिए। लेकिन हाफ वेव में क्या हो रहा है? हाफ वेव में हम देख रहे हैं IAC अपॉन IDC, और ये आ रहा है 1.21, और ये ग्रेटर देन 1 है। तो क्या ऐसा लिख सकते हो? हाँ सर लिख सकते हैं। इसका मतलब हाफ वेव के आउटपुट में AC सिग्नल ज़्यादा है DC की तुलना में, जबकि हमारी ज़रूरत DC की है, तो ये थोड़ा सा ख़राब होता है, ये बहुत अच्छा होता है। तो चलिए साहब फिर अगला टॉपिक देखते हैं। कौन सा है? वोल्टेज रेगुलेशन। ये भी एग्जाम पेपर में आ चुका है, ध्यान से समझना। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब होता है V नो लोड, मतलब जब लोड ना लगा हो, माइनस B फुल लोड अपॉन B फुल लोड। ये होता है हमारा वोल्टेज रेगुलेशन मल्टीप्लाई बाई 100। घबराने का जरूरत नहीं है, इसका छोटा सा फॉर्मूला है R अपॉन RL। हालांकि बड़े डेरिवेशन में जाओगे तो हमने करवा रखा है, एक इक्वेशन भी बनती है, एक सर्किट भी बनता है, आपको याद होगा, जिसमें EDC जो है वो आता है टर्मिनल वोल्टेज, कुछ इस तरीके से आपको करवा रखा है हमने। तो BR बराबर होता है R अपॉन RL। वैसे तो छोटा सा फॉर्मूला है जिसमें R का वैल्यू RL का वैल्यू रख के आप वोल्टेज रेगुलेशन निकाल सकते हैं, लेकिन आप बात करोगे आइडियल डायोड के लिए, तो ध्यान रखना आइडियल डायोड के लिए वोल्टेज रेगुलेशन होता है 0। ठीक है, चलिए साहब एक है PIV, जो क्वेश्चन 2018 में आया था, थोड़ा सा लोगों को परेशान किया वो क्वेश्चन, और वो डाउटफुल क्वेश्चन में से था। PIV होता है पीक इनवर्स वोल्टेज। ये HWR के लिए अलग होता है और FWR के लिए अलग होता है। HWR के लिए PIV EM लिखते हैं और FWR के लिए 2EM लिखते हैं। जो EM है आपको याद होगा N, ये है पीक वोल्टेज अपॉन कितना होता है NVP, और N का मतलब हम यहाँ पे लिख देते हैं, N का मतलब होता है यहाँ पे N सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स और प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स। ऐसे करके हम क्या निकालते हैं? NVP। और ये जो वैल्यू होती है ये HWR में पीक इनवर्स वोल्टेज का काम करती है। लेकिन जो हमारा EM होता है वो होता है NVP/2। क्या होता है ये? EM। ठीक है, किस में? फुल वेव रेक्टिफायर में, क्योंकि यहाँ पे 2 डायोड होते हैं और सेंटर टेप लगा होता है, इस वजह से 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। तो आप EM निकालने के लिए जो यहाँ वोल्टेज मिलता है उसको आधा करना पड़ता है। बहुत सारे न्यूमेरिकल आपको करवा दिए और एग्जाम पेपर में आपको ऐसे ही करना था। तो चलिए ये 2EM हो गया है, ध्यान रखें डबल करना है। और यहाँ पर क्या होता है? EM होता है। जैसे कि कोई भी क्वेश्चन दे दे आपको, फॉर एग्जाम्पल 220 का क्या है? इनपुट है। ठीक है, जो आपको प्राइमरी कॉइल पे मिलता है, 220 का आपको प्राइमरी कॉइल पे मिलता है। लेकिन ध्यान रखना कभी भी वो 220 वोल्ट दे तो ये दे रखा है उसने BRMS, और हमारा जो काम होता है वो हमेशा पीक वोल्टेज से होता है। तो BP बराबर होता है √2 मल्टीप्लाई बाई BRMS। तो √2 मल्टीप्लाई बाई 220 आप लिखोगे तो आपको मिलेगा BP। यहाँ पे आप N सेकेंडरी अपॉन N प्राइमरी का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए EM। ठीक है, फुल वेव के लिए चाहिए तो आपको आधा करना पड़ेगा, और यही क्या हो जाएगा? पीक इनवर्स। तो बस ये हो गया PIV। वैसे तो देखो रेक्टिफायर में एक न्यूमेरिकल बना दिया था एग्जाम पेपर में, बहुत साधारण सा था, कुछ इस तरीके का न्यूमेरिकल दे दिया था उन्होंने, तो इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत थी नहीं वैसे। पर बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचे क्या दे दिया, इस टाइप से दे दिया था एक, है ना। तो कुछ नहीं करना था, इसमें करंट का वैल्यू पूछा था आई थिंक। तो देखो यहाँ से करंट जाएगी, तो ये कौन सा है? रिवर्स वाइस में जा रहा है। देखो ये वोल्टेज का बैटरी का पॉजिटिव या नेगेटिव, तो ये नेगेटिव यहाँ कनेक्ट हो रहा है, ये पॉजिटिव यहाँ कनेक्ट हो रहा है, तो ये वर्क ही नहीं करेगा, तो करंट जाएगी इधर से। तो ये सर्किट के लिए हमको क्या निकालना था? करंट निकालनी थी। अब हमारा टॉपिक है फिल्टर, और इसमें 4 फॉर्मूले हैं
4 फॉर्मूले किसके हैं, 4 फिल्टर्स के हैं, तो बिल्कुल रिलैक्स रहना है, क्योंकि अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं वो फिल्टर को लेकर थोड़े से परेशान रहते हैं कि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हमने जब इसको पढ़ाया था तो इसका वर्किंग प्रोसेस भी बताया था, तो स्टूडेंट्स बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, 5 मिनट में केवल 4 फॉर्मूले और उनके जितने भी एप्लीकेशंस है वो सारी बता दी जाएंगी, और 99% क्वेश्चन जो है वहीं से मिल जाएगा, क्योंकि अब तक तो मिले हैं, कोई परेशानी नहीं आती। तो देखो साहब, 4 तरीके के फिल्टर हैं। एक तो कहते हैं शंट कैपेसिटर फिल्टर, जिसको हम सी फिल्टर लिख रहे हैं, ठीक है। दूसरे तरीके का फिल्टर होता है जिसको हम इंडक्टर फिल्टर कहते हैं, जिसमें एक इंडक्टर लगा होता है। तीसरे तरीके का फिल्टर होता है कौन सा, एल सेक्शन फिल्टर, जिसमें एल शेप में क्या लगा होता है, इस तरीके से अरेंजमेंट होता है। और एक होता है पाई सेक्शन फिल्टर, इसमें पाई शेप में हमारे कैपेसिटर और इंडक्टर लगे होते हैं। और चारों फिल्टर्स का एक ही काम है, एक ही फॉर्मूला है, रिपल फैक्टर निकालना। हमारा क्या टारगेट है, यहाँ भी हम रिपल फैक्टर निकालेंगे, यहाँ भी हम रिपल फैक्टर निकालेंगे, यहाँ भी और यहाँ भी। व्हाट इज द रिपल फैक्टर, आउटपुट में डीसी की तुलना में एसी के कितने कंपोनेंट्स मिल रहे हैं। तो केवल हम सी फिल्टर ऐसा है जिसके लिए HWR का अलग R निकालते हैं और FWR का अलग निकालते हैं। बाकी के सब के लिए हम FWR का ही निकालते हैं, फुल वेव के लिए ही काम करते हैं। R जो है वो आता है 1/2√3 FRLC। ये किसके लिए है, ये है R की वैल्यू कैपेसिटर फिल्टर के लिए, लेकिन HWR के लिए हम बात करें FWR की, तो ध्यान रखना, आपको बताया था कि इनपुट की फ्रिक्वेंसी यदि F है तो HWR में तो वो F ही रहती है, लेकिन F यदि इनपुट की फ्रिक्वेंसी है तो FWR में कितनी हो जाती है, डबल। तो यहाँ पे भी आप क्या कर दोगे, डबल। 2√3 क्या लिखोगे, 2FRLC, और इसको अच्छे से क्या लिख सकते हो, यहाँ से 2 हटा देते हैं और सॉरी यहाँ लगा देते हैं 2, तो ये हो जाएगा 4। चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ये 0.288 FRLC आता है और ये 0.144 FRLC आता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, वैसे तो पूछ सकता है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ शंट कैपेसिटर फिल्टर, रिपल फैक्टर ऑफ शंट कैपेसिटर फिल्टर, तो सीधा फॉर्मूला देगा 4 ऑप्शन में। लेकिन ये भी पूछ सकता है कि शंट कैपेसिटर फिल्टर में जो हमारा रिपल फैक्टर है वो RL के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ध्यान से समझना। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत आ सकते हैं। ये दे सकता है कि यदि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए रिपल फैक्टर, ये क्वेश्चन दे सकता है कि यदि 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी के लिए रिपल फैक्टर फॉर एग्जाम्पल 0.59 है, तो बताइए यदि फ्रिक्वेंसी को हम 25 हर्ट्ज कर दें तो कितने हो जाएगी। तो फ्रिक्वेंसी को आधा कर दिया है, तो आधा करोगे तो रिपल फैक्टर कैसा हो जाएगा, डबल हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डबल करना है। ये भी दे सकता है वो आपको कि हाफ वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर यदि 0.5 है तो बताइए फुल वेव रेक्टिफायर का कितना होगा, 0.25। क्यों, डिवाइड करके देख लीजिए, ये जो है कितना होता है 1/4, ये कितना होता है 1/2, तो 2 ऊपर आता है 1 नीचे आता है। तो ध्यान रखो, रिपल फैक्टर किसका ज़्यादा है, हाफ वेव का, किसका कम है, फुल वेव का। कम होने का मतलब अच्छा कौन सा है, कम वाला, ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं रिपल फैक्टर फॉर इंडक्टर फिल्टर। इंडक्टर फिल्टर में क्या है कि हमारे पास एक इंडक्टर लगा होता है, तो इसमें जो फॉर्मूला आता है हमारे पास कितना आता है, 3√2 ओमेगा L, लेकिन RL ये एक स्पेशल एक ऐसा फिल्टर है जिसका ध्यान रखना RL के प्रोपोर्शनल होता है। तो पूछ सकता है वो आपसे कि निम्न में से कौन सा फिल्टर ऐसा है जिसमें रिपल फैक्टर लोड इम्पिडेंस के या लोड रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन देगा चारों, आपको टिक करना है इंडक्टर फिल्टर। आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, तो 0.236 कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा RL, नीचे आ जाएगा ओमेगा L, ठीक है। ये लो जी, हो गया इंडक्टर फिल्टर। बात करते हैं L सेक्शन फिल्टर की। तो L सेक्शन में एक होता है कैपेसिटर, एक होता है
सॉरी, एक होता है इंडक्टर, एक होता है कैपेसिटर, तो इसका भी ओमेगा लेना होता है, इसका भी ओमेगा लेना होता है। तो ध्यान रखना, नीचे आता है 4 ओमेगा स्क्वायर, हाँ जी, और कितना है, एक हमारे पास L है, एक हमारे पास C है, तो एक L लिखेंगे और एक C लिखेंगे, और ऊपर क्या लिखेंगे 0.47। ये फॉर्मूला होता है 0.47 अपॉन 4 ओमेगा स्क्वायर LC। ये एक ऐसा स्पेशल फिल्टर है जो हमारे आउटपुट या लोड रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता है, इसमें कोई भी RF नहीं आता है। बात करें पाई सेक्शन फिल्टर की, तो पाई सेक्शन फिल्टर 0.177, हाँ जी, ओमेगा क्यू, क्योंकि 3 है, 1 2 3, हाँ जी, C कितने हैं, 2 हैं, ये कितना है, एक L है, तो चाहे तो अलग अलग लिख दो, L C1 C2, और चाहो तो एक साथ भी लिख सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। तो इस तरीके से हमारे पास 4 फिल्टर हैं, और ये भी नीचे RL भी आता है, माफ़ करना, तो इसका भी जो प्रोपोर्शनल है 1/RL होता है। तो आप इन चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रख लें, और कोई भी मुश्किल चीज़ इसमें नहीं है, ठीक है, आप इसको नोट। हाँ जी, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का जो टॉपिक है वहाँ से क्वेश्चन आता है 4 जगह से, मतलब 4 क्वेश्चन या 4 टॉपिक से क्वेश्चन बनने की संभावना है। पहला जो टॉपिक है जिससे क्वेश्चन बन सकता है वो है वेरी सिंपल, बहुत इजी, दैट इज़ द फेज़। मतलब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में फेज़ कितना होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, 0 डिग्री का। ये क्वेश्चन आ चुका है RPSC में, इसको हल्के में मत लेना। 3 होते हैं CB, CE और CC। यहाँ पे फेज है 0 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री, इसको पाई भी कहते हैं। तो एक तो ये याद रखें, हालांकि बहुत छोटा है, पर ये से एक बार RPSC में क्वेश्चन आया है तो आपको पता होना चाहिए। वहाँ पूछा गया था CB का, तो हो सकता है CE का पूछ ले। तो पहला क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, फेज से। दूसरा क्वेश्चन जो बनने की पूरी पूरी उम्मीद है वो है रिलेशन बिटवीन करंट, मतलब अल्फा बीटा गामा। ये क्वेश्चन आ चुका है और इस बार भी आने की पूरी संभावना के साथ है, रिलेशन बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा। ध्यान रखना, जो अल्फा है वो होता है बीटा 1 प्लस बीटा, जो बीटा है वो होता है अल्फा 1 माइनस अल्फा, और जो गामा है, व्हाट इज द गामा, ये होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में CCC में 1 प्लस बीटा लिखो या 1 माइनस अल्फा लिखो। ये होता है लेस देन 1, ये होता है ग्रेटर देन 1, ये होता है ग्रेटर देन 1। कैसे पता लगा, देखो बीटा जो है आपको पता है कि ऊपर बीटा है और नीचे बीटा में कुछ एक्स्ट्रा जोड़ा है, तो जब कम में से ज़्यादा का भाग लगाते हैं तो लेस देन 1 मिलता है। लेकिन अल्फा नीचे क्या है, 1 से छोटी क्वांटिटी है तो ग्रेटर देन 1, लेकिन यहाँ जो राशि बीटा आएगी उसमें 1 और जोड़ना है तो ग्रेटर देन 1। कुल मिला के करंट जो गेन है, धारा लाभ जो है वो कॉमन बेस का है, ये धारा लाभ ये नहीं होता है, बहुत कम होता है। जो कॉमन इमीटर है उसमें धारा लाभ अच्छा होता है, और कॉमन कलेक्टर में धारा लाभ बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है। इसके अलावा पेपर में करंट रिलेशन भी आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं, करंट रिलेशन। देखो हम बता रहे हैं, ध्यान से समझना, करंट रिलेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार हम इसको, आपने ये लिख लिया है, हाँ एक चीज़ और लिख लेना भाई, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बीटा आई में हो गया रिलेशन। एक यहाँ पे लिख लो, याद होना चाहिए, अल्फा बराबर होता है IC अपॉन IE, इसलिए छोटा होता है क्योंकि IE बराबर क्या है, IC प्लस IB। आपको पता होना चाहिए बीटा क्या है, IC अपॉन IB, गुड। इस वजह से क्या होता है, बीटा ज़्यादा होता है। और गामा सर I, बोलो, IE अपॉन IB होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया, आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं करंट रिलेशन। करंट रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी है, कई सारे स्टूडेंट्स को याद नहीं होते, लेकिन आज शायद आप ना भूल पाएं, हमेशा के लिए याद हो जाएं। एक होता है IC बराबर अल्फा IE प्लस ICO, और इसी को क्या लिख देते हैं कई बार, ICO बराबर होता है ICBO। ध्यान रखना, ये होता है लीकेज करंट के कारण, जो आपकी चरण धारा होती है उसके कारण। तो 99% वो ICO की वैल्यू पूछता है, अल्फा IE या IC गिवन होता है, ठीक है। ये है कॉमन बेस के लिए। एक रिलेशन होता है IC बराबर बीटा IB, और यहाँ होता है फिर ICEO। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ICEO, याद रखना, ICEO बराबर होता है IC
बी ओ अपॉन 1 माइनस एल्फा, याद रखना। ठीक है, आप चाहो तो इसको गामा आई सी बी ओ भी लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है अभी भी लिखा था गामा बराबर 1/1 माइनस एल्फा होता है। बात करें यदि कॉमन कलेक्टर के लिए बात करें तो आई ई निकालते हैं, गामा लिखते हैं यहाँ पे आई बी प्लस गामा आता है आई सी ओ या आई सी बी ओ। चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो 1 प्लस बीटा आई बी प्लस 1 प्लस बीटा आई सी, इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। तो ये रिलेशन आपको याद होने चाहिए एग्जाम पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो दूसरा हो गया करंट रिलेशन, यहाँ पे करंट भी लिख सकते हैं। तीसरा जो टॉपिक है जहाँ से आ सकता है वो है एच पैरामीटर। हम ट्रांजिस्टर के लिए बहुत सारे ऐसे क्वांटिटीज़ निकालते हैं, जैसे वोल्टेज गेन, जैसे करंट गेन, इंटरनल इम्पिडेंस, एक्सटर्नल इम्पिडेंस या आउटपुट इम्पिडेंस। तो वह एच पैरामीटर के फॉर्मेट में किस तरीके से होता है एग्जाम पेपर में पूछा गया है, इस बार भी आ सकता है। बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जो फॉर्मूले लिखा रहे हैं हमेशा के लिए याद हो जाएंगे और क्वेश्चन पेपर भी आ सकता है उससे। देखो हमारे पास 4 चीज़ें होती हैं, एक होता है करंट गेन, एक होता है वोल्टेज गेन, एक होता है इनपुट इम्पिडेंस, एक होता है आउटपुट इम्पिडेंस, और चलो एक और कर लो पावर गेन। केवल ध्यान रखो ये होता है एच एफ ई, ये होता है एच एफ ई अपॉन एच आई ई, और यहाँ से जेड एल, ये याद रख लो आप। ये होता है एच आई ई के बराबर, ये होता है इन्फिनिटी के बराबर, और ये तो कुछ है ही नहीं, ए आई का मल्टीप्लाई करना ए बी के साथ, मतलब करंट गेन का मल्टीप्लाई वोल्टेज गेन के साथ। ये हो गया पूरा एच पैरामीटर का। 99% क्वेश्चन यहीं से आ जाएगा, इस माइनस का ध्यान रखना। लेकिन एक होता है ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल, ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल, ये भी एक जिसको लेते हैं जीएम से, और जीएम होता है आपको याद है नहीं, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट वोल्टेज। हाँ जी, इसको लिखते हैं एच एफ ई अपॉन एच आई ई से, ध्यान रखना। ऐसे याद ना हो तो ऐसे रख लो, एच एफ ई बराबर एच आई ई मल्टीप्लाई बाई जी एम। तो एग्जाम पेपर में ध्यान रखना, ये जो क्वांटिटीज़ हैं करंट गेन, वोल्टेज गेन, इंटरनल एक्सटर्नल और जो पावर गेन है, उसको पूछ सकता है ट्रांस कंडक्टेंस मॉडल में। तो आप क्या लिखोगे बताओ, एच एफ ई किसके बराबर है, एच आई ई इंटू जी एम के बराबर। बताइए यहाँ क्या लिखोगे, माइनस जी एम जेड एल। बताओ यहाँ क्या लिखोगे, सर एच आई पूछा है तो आ जाएगा एच एफ ई अपॉन जी एम, यहाँ इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो चाहो तो सीधा लिख लो, ये कितना आ रहा है एच आई ई इंटू जी एम मल्टीप्लाई बाई किससे करना है, माइनस जी एम इंटू जेड एल। तो कितना आंसर आ जाएगा, जी एम का स्क्वायर एच आई ई और जेड एल। ये हो गया आपका एच पैरामीटर। ज़्यादा कलाकारी तो कर सकते हो, लेकिन मिनिमम इतनी कलाकारी तो याद रखो। 99% बता रहे हैं, इससे क्वेश्चन पेपर आपको क्या लगता है कि पेपर बहुत बड़ा नहीं आता। हम गड़बड़ क्या करते हैं कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि हम तो भैया 450/450 लेके आएंगे। इतिहास में आज तक तो आए नहीं। आप कहेंगे सर मैं इतिहास रचूंगा, कैसे रचोगे, आरपीएससी 10 क्वेश्चन तो गलत ही दे देगी, कहाँ से इतिहास रचोगे। तो फर्स्ट रैंक का सोचोगे। देखो इस समय हम लास्ट टाइम चल रहा है, अब तक यदि आपने हमारी बात नहीं मानी है तो कोई बात नहीं, लास्ट टाइम पे मान लो। अब नहीं मानोगे तो आपको परेशानी होगी, और ये जो बात बता रहे हैं बहुत एक्सपीरियंस के कारण है। बड़ी स्पष्ट बात है, लास्ट टाइम पे ये सोच के काम करना कि मुझे फर्स्ट रैंक लानी है, तो आप अपने सिलेक्शन से दूर जा रहे हो। तैयारी हमेशा 2 फेज़ में होती है। पहला फेज़ होता है एग्ज़ाम के 15 दिन से पहले वाला, जिसमें आप अपनी प्रिपरेशन करते हो, और एग्ज़ाम के जब 15 दिन बचते हैं या 1 मंथ बचता है, उसमें अलग फेज़ होता है, अलग तरीके का मेंटलिटी रखना पड़ता है। तभी तो कहते हैं कि इस दिमाग को हैंडल करना, इसको मैनेज करना, पेपर को सब्जेक्ट के साथ, अपने आप के डिप्रेशन के साथ मैनेज करना ही स्किल है। और यदि हमसे कोई कहे कि आप आरपीएससी का सिनोनिम्स बता सकते हो क्या, या आरपीएससी का दूसरा नाम बता सकते हो क्या, तो हम बताएंगे कि जितने भी पीजीटी एग्ज़ाम्स हो रही हैं उनका दूसरा नाम है प्रेशर हैंडलिंग एग्ज़ाम। आप अपने अपने डिप्रेशंस को कैसे मैनेज कर रहे हो, इस चीज़ का एग्ज़ाम है।
लास्ट टाइम पे ये सोचो कि जितना मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी और कर दिया, रिजल्ट जो भी आए उसका कोई टेंशन नहीं। फर्स्ट रैंक वाले को कभी नहीं पता होता कि उसका फर्स्ट रैंक आता है, लास्ट रैंक वाले को कभी पता नहीं होता कि उसका लास्ट रैंक आता है, क्योंकि फर्स्ट रैंक इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्वेश्चन नेगेटिव हो गया, कौन सा क्वेश्चन पॉजिटिव हो गया। अब माना कोई क्वेश्चन हम करके आए हैं, ठीक है, और हमको लगा कि ये क्वेश्चन सही हम लगा के आ गए, लेकिन हो सकता है वो क्वेश्चन ही गलत निकल के आ जाए, या किसी भी बच्चे ने उस पर कोई रेट लगा दी, कोई डाउट लगा दिया, तो क्वेश्चन ही हट गया, तो आपका रैंक नीचे चला गया, तो क्या दिक्कत होगी? लास्ट रैंक वाले को वही सैलरी मिलती है, फर्स्ट रैंक वाले को वही सैलरी मिलता है। अच्छी बात है फर्स्ट रैंक आए, लेकिन आप इसकी गारंटी नहीं ले सकते। वो तो फॉर्चुनेटली होता है, आपने फॉर एग्जांपल एग्जाम पेपर में किसी ने माइनस भूल गया तो माइनस भूलने के कारण रैंक घट गई, किसी को माइनस याद रह गया तो वो ऊपर आ गया। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरशिप में, यूपी पीजीटी में, केबीएस एनवीएस में सेलेक्ट होने वाले सारे टॉपर होते हैं। वैकेंसीज इतनी है, कोई हमारे यहाँ 62,000 वैकेंसी तो है नहीं जिसमें भाई फर्स्ट रैंक वाला ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसे नहीं होता। यहाँ वैकेंसी 21, 82, 51, 61, 18, 36 इतनी सारी वैकेंसीज होती हैं, तो सारे टॉपर ही होते हैं। तो ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती परेशान मत करो, रिलैक्स रखो। अब जैसे ये एच पैरामीटर है, अब तक के 4 साल के पेपरों में से इसमें से क्वेश्चन आया ये वाला, ये क्वेश्चन आया है बस, और हमने इसके बड़े बड़े डेरिवेशन भी करवा रखे हैं, हमने इसके बड़े बड़े फॉर्मूले भी याद कर रखे हैं। यदि किसी स्टूडेंट को याद है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम इनको याद रखो, ठीक है। अरे ध्यान रखो, परेशान मत होना, बिल्कुल परेशान होना आपके लिए खतरनाक हो जाएगा। चलिए, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे क्वेश्चन आने की संभावना रखता है, वो है स्टेबिलिटी फैक्टर। बहुत छोटा सा टॉपिक है, आपको ज़्यादा इसमें कलाकारी नहीं करनी है, केवल हम यहाँ पे देखो छोटी छोटी लाइन लिख रहे हैं, उसी से आ जाएगा। पहला स्टेबिलिटी फैक्टर है क्या? ये है लीकेज करंट जब चेंज होती है तो हमारा जो क्यू पॉइंट होता है डीसी लोड लाइन में वो शिफ्ट हो जाता है, तो उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अच्छा, स्टेबिलिटी बिगड़ती क्यों है? टेम्परेचर के कारण बिगड़ जाती है, क्योंकि टेम्परेचर के कारण हमारे लीकेज करंट चेंज होती है और लीकेज करंट के कारण हमारी स्टेबिलिटी अफेक्ट करती है। तो एक फॉर्मूला होता है डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई सी ओ। कहने का मतलब क्या है स्टेबिलिटी फैक्टर का मीनिंग? इसका मतलब यह है कि लीकेज करंट के चेंज होने पर आपकी आउटपुट करंट कितनी चेंज हो रही है। ये किसके लिए डिफाइन होता है? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, ठीक है, सीई के लिए। 2 तरीके के बाइस पढ़ते हैं आप, एक पढ़ते हैं फिक्स बाइस जिसको नियत बाइस कहते हैं, दूसरा पढ़ते हैं इमीटर बाइस जिसको उत्सर्जक बाइस कहते हैं। किसी भी अच्छे ट्रांजिस्टर के लिए यदि आप चाहते हैं कि प्रॉपर वे में डीसी लोड लाइन वर्क करे, आप चाहते हैं कि आपका जो क्वेश्चन पॉइंट है, क्यू पॉइंट है, वो एक्टिव रीजन में ही रहे, तो ध्यान रखना स्टेबिलिटी फैक्टर का मिनिमम होना जरूरी है, इसको मैक्सिमम मत कर देना। क्यों ये मिनिमम क्यों जरूरी है? क्योंकि हम चाहते हैं डेल्टा आई सी में बदलाव मिनिमम आए, ऊपर वाली क्वांटिटी को हम मिनिमम चाहते हैं, इस वजह से एस कैसा होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। दूसरी बात, फिक्स बाइस में यदि आप एस की वैल्यू देखोगे तो वो आती है 1 प्लस बीटा। कितनी आती है? 1 प्लस बीटा। और यदि इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में देखोगे तो एस की वैल्यू आती है 1 प्लस आर वी अपॉन आर ई। हालांकि हमने एक वैल्यू और लिखवा रखी है, पर उसको नहीं रख पा रहे हो याद तो कोई बात नहीं, इन दोनों को तो आप याद रखो। नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिख देते हैं, एस बराबर फिक्स बाइस के लिए होती है 1 प्लस बीटा और 1 प्लस आर वी अपॉन आर ई। ये किसके लिए है? अरे ये किसके लिए है? ये है इमीटर वाइस के लिए, ठीक है। इमीटर वाइस में स्टेबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है, इसलिए ये ज़्यादा कन्वीनियंट होता है। बाकी का स्टेबिलिटी फैक्टर हो गया है। एक और है डीसी लोड लाइन, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हालांकि क्वेश्चन अब तक नहीं आया है पर हम करवा देते हैं। कुछ बातें लिखवाएंगे छोटी छोटी। एक होता है डीसी लोड लाइन और इसके साथ साथ ही हम एसी भी पढ़ लेते हैं। ध्यान रखा, डीसी जो लोड लाइन है, कौन सी? डीसी लोड लाइन, ये हमेशा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में और एक्टिव रीजन में बनाई जाती है। किस में? कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में और एक्टिव रीजन में बनाई जाती है। डीसी लोड लाइन में हमेशा हम 2-3 चीज़ें निकालते हैं। कभी भी ध्यान रखना, डीसी लोड लाइन का क्वेश्चन आएगा तो आपको निकालना पड़ेगा क्यू पॉइंट, और क्यू पॉइंट के लिए आपको 3 चीज़ें निकालनी पड़ेंगी, IC, VCE एंड IB। ये 3 चीज़ें निकालोगे तब जाके आपको क्यू पॉइंट का इंफॉर्मेशन मिलेगा। और IB निकालने का तरीका BVV माइनस BEV अपॉन RB,
ये है IB निकालने का तरीका। एक फॉर्मूला होता है IC बराबर होता है -BCE/RL और यहाँ होता है VCC/RL। ठीक है, ये है IC निकालने का तरीका। और जो हमारा IC आ गया, IB आ गया, BC इसी से निकाल सकते हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और एक बात और ध्यान रखें कि जो स्लोप है, स्लोप किसका, AC का, वो ज़्यादा होता है किससे, स्लोप ऑफ DC का। सर स्लोप किसका है, DC लोड लाइन का। DC लोड लाइन जो हम बनाते हैं उसमें AC लोड लाइन का स्लोप ज़्यादा होता है किससे, मतलब ज़्यादा झुकी हुई होती है किससे, DC की तुलना में। अंतर क्या है इसमें, क्या होता है, AC लोड लाइन कब बनती है, जब DC लोड लाइन के सर्किट में उत्सर्जक टर्मिनल पर, किस पर, उत्सर्जक इमीटर टर्मिनल पर क्या लगा देते हैं, एक RE लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, RE लगा देते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाती है, इसकी इक्वेशन बन जाती है IC बराबर -BCE। हाँ जी, यहाँ पे क्या है RL, तो RL के साथ एक और जुड़ जाता है RE, BCC RL प्लस RE। ये लो जी, ये हो गया पूरा ट्रांजिस्टर, कुछ नहीं है ट्रांजिस्टर में। हालांकि क्वेश्चन तो देखो कहीं से आ सकता है। हमारा इस समय जो प्रयास है आपके साथ वो ये है कि हमको बड़ा डर लगता है, या हमको उस प्रॉब्लम का पता है कि जब लास्ट टाइम पे स्टूडेंट कोर्स को बाइंड अप नहीं कर पाता, या उसको ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या क्या करूं, कैसे करूं, तो उस चीज़ के लिए बड़े बेनिफिशियल है। यदि परमात्मा ने आपकी सुनी और हमारी सुनी, तो हो सकता है कि आज हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिस्कस कर रहे हैं इससे बाहर पेपर ही ना जाए, क्योंकि अधिकतर जो पेपर है वो इसी पैटर्न के बनते हैं, बहुत ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो आप इसको अच्छे से पढ़ें, कोई भी व्यक्ति कलाकारी ना करे, कम से कम इसको तो पढ़ के आप जाएंगे ही जाएंगे। बुरे से बुरे के लिए तैयार रहो, वो तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तो आपको ध्यान रखना ही है। चलिए फिर आपको हम अगले टॉपिक की तरफ लेके चलते हैं। वो कौन सा है, ऑसिलेटर। हटा दें इसको। चलिए अब हमारा जो टॉपिक है वो है ऑसिलेटर। ध्यान से समझना, ऑसिलेटर का एक क्वेश्चन आएगा और ऑसिलेटर का एक क्वेश्चन आप 100% अटेम्प्ट कर पाओगे, कोई इशू नहीं आएगा, बड़ा इजी क्वेश्चन आता है। देखो टॉपिक लगाइए, ऑसिलेटर्स। हम 4 तरह के ऑसिलेटर पढ़ते हैं, वैसे तो बेसिकली 3 होते हैं। एक होता है कॉलपिट, एक होता है हार्टले और एक होता है RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। लेकिन कॉलपिट का ही एक एक्स्ट्रा एडवांस वर्जन होता है, कौन सा, क्लैप ऑसिलेटर। तो हम 4 मान लेते हैं और चारों के 4 फॉर्मूले हैं, 4 छोटी छोटी बातें हैं, वो याद रखो, काम हो जाएगा। पहला है कॉलपिट ऑसिलेटर। देखो जी, ऑसिलेटर के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन बता दें। एक ध्यान रखें, बारखाउजन कसौटी जिसको कहते हैं, बारखाउजन क्राइटेरिया जिसको कहते हैं, वो होती है A बीटा बराबर 1 होता है। इसमें क्या होता है, A बीटा बराबर 1। एक फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, AF बराबर A1 माइनस A बीटा। तो उसमें A बीटा बराबर 1 होता है, जिसकी वजह से हमारा जो आउटपुट है, जो गेन है, वो इनफाइनाइट मिलता है, और इसको कहते हैं बारखाउजन क्राइटेरिया। ध्यान रखना, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना कि ऑसिलेटर जो होता है उसमें हम इस्तेमाल करते हैं, ये होगी पहली बात। दूसरी बात ध्यान रखें, इसमें हम इस्तेमाल करते हैं पॉजिटिव फीडबैक, क्योंकि हमारा क्या होता है, सिग्नल जो है वो धीरे धीरे घट जाता है। तो हमको क्या ज़रूरत है, हमको ज़रूरत है इसके गेन को बढ़ाने की, और गेन बढ़ाने के लिए नेगेटिव फीडबैक नहीं, पॉजिटिव फीडबैक काम में लिया जाता है। और आपको पता होगा कि पॉजिटिव फीडबैक के लिए जो फेज़ होता है वो 0 2 पाई होता है, मतलब कोई फेज़ नहीं होता है, सेम फेज़ में हमारा इनपुट और आउटपुट जाना चाहिए। हम बात करते हैं कॉलपिट ऑसिलेटर पर, इन बातों का आप ध्यान रखें। कॉलपिट ऑसिलेटर जो होते हैं उसमें ध्यान रखना 2 C1 और C2 कैपेसिटर जुड़े होंगे और एक जुड़ा होगा इंडक्टर। तो हमसे हमेशा फ्रिक्वेंसी पूछी जाती है, वो होती है ओमेगा बराबर 1 अपॉन, हाँ जी, यहाँ आता है L, इस तरीके से आप लिख लें 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। आप चाहें तो आपसे वो 2 पाई एफ की फॉर्मेट में पूछ सकता है, मतलब लीनियर फ्रिक्वेंसी पूछ सकता है। ये तो है और एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई रूट 1 अपॉन L 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। इस तरीके से वो आपसे पूछ सकता है। एक कंडीशन होती है HFE हमेशा ज़्यादा होना चाहिए C2 अपॉन C1 से, ये एग्जाम पेपर में आ चुकी है। तो ये फॉर्मूले हैं इसके, बस और कुछ नहीं करना। इसके बाद आता है एक दूसरा क्लैप ऑसिलेटर। कौन सा, क्लैप ऑसिलेटर। ये जो ऑसिलेटर है इसकी क्या खास बात है कि इसमें
कॉलपिट ऑसिलेटर में 2 कैपेसिटर लगे होते हैं, इसमें लगा देते हैं अपन लोग 3। आपको आता होगा पर हमारी बात ध्यान से सुनते रहें। C1, C2, C3 और L, तो इसकी जो फ्रिक्वेंसी है उसी मैनर में तैयार होती है, कुछ खास अलग नहीं है। 1/L, 1/C1, 1/C2 और 1/C3 इस तरीके से, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन C3 की जो वैल्यू है बहुत मिनिमम होती है, तो 1/C3 की वैल्यू बहुत मैक्सिमम चली जाती है। किसकी तुलना में? C2 एंड C1 की तुलना में। तो हमारा जो फॉर्मूला है ये दोनों नेग्लिजिबल हो जाते हैं, तो फॉर्मूला आ जाता है 1/LC3, ठीक है, ध्यान रखना। एग्जाम पेपर में बहुत होशियारी करता है, कभी कभार आपको ऐसे करके भी दे देता है वो, और कभी कभार वो ऐसे भी दे देता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो भैया क्या दे रखा है, तो नहीं, ठीक है, ऐसे भी आ सकता है। कंडीशन ये है, किसकी कंडीशन? जब C3 की वैल्यू बहुत मैक्सिमम हो, तो क्लैप ऑसिलेटर के लिए इस तरीके से भी आ सकता है। तो बेसिकली आप क्या ध्यान रखोगे? एक ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, इसके अलावा एक ये, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना है। चलिए साहब, अब हम अगले बात करते हैं हार्टले ऑसिलेटर के लिए। किसके लिए? हार्टले ऑसिलेटर। देखो, हार्टले ऑसिलेटर, हाँ जी, इसमें थोड़ा सा कॉलपिट का उल्टा होता है। इसमें 2 L1 और L2 इंडक्टर होते हैं और एक होता है कैपेसिटर। तो ओमेगा बराबर, फॉर्मूला लगभग वैसे ही होता है, 1/, हाँ जी, C L1 प्लस L2 और हाँ 2M। इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस भी लगता है, अन्योन प्रेरकत्व। यदि M बराबर 0 दे दे तो आप क्या फॉर्मूला लिखोगे? 1/C बाहर आ जाएगा, L1 प्लस L2, ठीक है। यहाँ से भी वही बन सकता है, देखो ओमेगा स्क्वायर C बराबर 1/L1 प्लस L2। यहाँ कंडीशन क्या होती है? यहाँ कंडीशन होती है HFE ग्रेटर देन L1 प्लस M और L2 प्लस M। यदि M जो है वो 0 के बराबर है तो L1 प्लस L2। ध्यान रखना, ये कंडीशन आपसे पूछ सकता है। ओके, चलिए साहब, ये हो गया आपका हार्टले ऑसिलेटर। इसमें से ज़्यादा कुछ है नहीं। अब हम बात करेंगे किसकी? RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर की। RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, इसमें ध्यान रखना 3 हमारे पास टैंक सर्किट होते हैं और हर एक टैंक सर्किट में जो फेज है वो 60 डिग्री का होता है। ध्यान से समझना, इसमें क्या होता है? एक तो होता है कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तो ये तो देता है हमको 180 डिग्री का फेज। साथ साथ यहाँ पे 3 टैंक सर्किट होते हैं, 60, 60 और 60, तो टोटल मिलता है 2 पाई का। तो कुल मिला के पॉजिटिव फीडबैक होता है। तो ध्यान रखना, ये बात एक बार नेट में आया था, केवल इतना सा आया था कि कितने डिग्री का फेज होता है? 60 का। तो देखिए RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का जो ओमेगा है उसमें क्या होगा? RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर में 3 C लगे होते हैं और इसमें ओमेगा का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा अजीब टाइप का आता है, RC√6/4 RL/R, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है RL/R। चलो साहब, कभी कभार क्या दे देता है? कंडीशन दे देता है वो कि यदि RL बराबर R हो जाए तो ओमेगा बराबर 1/RC और रूट आ जाता है 10, ठीक है। F भी निकाल सकते हो, 1/2πRC√10। एक कंडीशन होती है इसकी, HFE जो है वो ग्रेटर देन 59 होना चाहिए। ये क्या है सर? HFE वैसे तो होता है अब ये बहुत मुश्किल काम है, 29 R/RL प्लस 4 RL/R। ये एक कंडीशन होती है, ध्यान रखना, ठीक है। इस कंडीशंस को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें, इनको जोड़ देंगे 59 आना चाहिए, 52 आएगा 59 आएगा, जोड़ो एक बार इसको। 4 और 9 कितना? 13 और 3 56, सॉरी 56 आएगा भाई, 56, ठीक है। हम गलती कर दिए हैं, माफ़ी चाहते हैं तहे दिल से, 56 आएगा। तो इनको जोड़ के देख लेना, 56 आना चाहिए, तो आपका आंसर करेक्ट है। ओके, तो चलिए साहब, ये कंडीशन कब है? जब R बराबर क्या हो? RL हो। जब बराबर होंगे तो हमको सबको जोड़ना पड़ेगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 4 और इसमें जोड़ेंगे 27 मल्टीप्लाई बाई 24 और 2 एक्स्ट्रा 56, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा ऑसिलेटर। ऑसिलेटर में इससे बाहर क्वेश्चन जाने की प्रोबेबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको इनकी वैल्यूज़ दे देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। ओके, तो चलिए आप इसको लिखें, फिर आपको आगे लेके चलते। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, सेकेंड लास्ट टॉपिक है, वो है फीडबैक।
ये सबको बहुत इजी टॉपिक लगता है और है भी इजी, लेकिन इसमें 3 या 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला टाइप और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लेके आने वाला और सबसे इजी, इसको रट लें, आज ही रट लें। पहला क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव फीडबैक। भाई साहब क्या टॉपिक बनाया भगवान ने, ये टॉपिक ऐसा है 2011 लो, 2013 हुआ, 2015 हुआ और 2018, कहीं भी कसर नहीं छोड़ रहा, हमेशा आता है। प्रॉपर्टीज ऑफ नेगेटिव फीडबैक, 4 प्रॉपर्टीज हैं, फिर रिपीट हो सकती हैं। पहली प्रॉपर्टी ध्यान से समझें, पहली प्रॉपर्टी ध्यान से समझें कि इसमें जो डिस्टॉर्शन है और जो नॉइस है वो कम होता है। तो क्या लिखेंगे, अपरूपण, सॉरी विरूपण, अपरूपण तो विकृति होती है, स्ट्रेन होता है। एक विरूपण जिसको कहते हैं अपन डिस्टॉर्शन, एंड नॉइस मतलब रव कैसा होता है, कम होता है, मतलब उसकी क्या होती है, कमी होती है। फॉर्मूला क्या होता है, वी डी डैश वी डी अपॉन 1 माइनस ए बीटा फॉर्मूला है, लेकिन नेगेटिव फीडबैक की बात करें तो उसके लिए बीटा कैसा होता है, नेगेटिव, तो फॉर्मूला हो जाता है पॉजिटिव। तो देखो साहब ये क्या है, a प्लस बीटा, ये 1 से ज़्यादा है तो वी डी क्या है, वी डी डैश कम है वी डी से, ठीक है। इसका मतलब डिस्टॉर्शन जो है वो नेगेटिव फीडबैक लगाने के बाद कैसा मिलता है, कम मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टी ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट, दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो स्थायित्व है, स्टेबिलिटी, वो ज़्यादा होती है। किसमें, नेगेटिव फीडबैक लगाने पर स्थायित्व ज़्यादा होता है और गेन क्या होता है, घटता है। गेन कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, लेकिन स्थायित्व बढ़ाना ज़्यादा जरूरी है, गेन तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके अलावा तीसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इसका जो बैंड विड्थ है, क्या होती है, बैंड विड्थ, वो इंक्रीज हो जाती है, किससे, नेगेटिव फीडबैक लगाने से। चौथा जो पॉइंट है वो है कि इसका जो इनपुट इम्पीडेंस है उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, या वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है, या कैसा होता है, अधिकतम होता है। ध्यान रखना, और ये भी ध्यान रखना कि हमेशा जो जेड.आई है वो चाहे आपको एफ.ई.टी दे दे, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, चाहे वो आपको ओ.पी.एम.पी दे दे, हमेशा जेड.आई जो इनिशियल या इनपुट जो इम्पीडेंस है वो कैसी होगी, मैक्सिमम होगी, अधिक होगी, हमेशा अधिक होती है। जेड नोट कैसा होगा, कम होगा। ये 4 प्रॉपर्टी आपको हमेशा के लिए याद रखनी ही है, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। इसके बाद कुछ और प्रॉपर्टीज भी बनती हैं, उनके बारे में हम आपसे बातचीत करते हैं। इसके बाद जो प्रॉपर्टीज बनती हैं, जो जहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है, वो आपको बता दें। 2 तरह के फीडबैक होते हैं, आप इससे परिचित हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक, ठीक है। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब क्या है, पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है स्टेबिलिटी होती है कम और जो गेन होता है वो ज़्यादा होता है। और ऑसिलेटर में क्या करते हैं हम, ऑसिलेटर का मतलब होता है डीसी से एसी बनाना, तो वहाँ गेन हमको बढ़ाना पड़ता है, ठीक है। ध्यान रखना, इसमें जो हम फीडबैक सिग्नल देते हैं, क्या देते हैं, लिख देते हैं हम यहाँ पे, फीडबैक सिग्नल वो होता है 0, 2 पाई और 4 पाई, मतलब इस फेज़ का होता है। जैसे ये है तो इसका हम क्या देते हैं, इनपुट में कुछ वापस करते हैं, तो इस सिग्नल के बीच में और यहाँ इसके बीच में कोई भी फेज़ नहीं होना चाहिए, तो पॉजिटिव फीडबैक है। लेकिन इसके ही कंपैरिजन करें अपन नेगेटिव के साथ, तो स्टेबिलिटी कैसी होगी भाई, नेगेटिव फीडबैक में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, गेन कैसा होगा, गेन घट जाता है। और ये पाई 3 पाई मतलब 180 का फेज होगा, तो फेज क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। चलिए कुछ फॉर्मूले आप अच्छे से जानते हैं। स्टेबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला जैसे है एस एफ बराबर एस 1 माइनस ए बीटा, वैसे एक फॉर्मूला होता है वी डी डैश बराबर वी डी 1 माइनस ए बीटा, एक फॉर्मूला होता है ए एफ बराबर ए 1 माइनस ए बीटा। तो अलग अलग जैसे जैसे डिमांड हो, कई सारे न्यूमेरिकल हमने करवाए हैं, इसका प्रूफ भी करवाया है। और अलग अलग जैसे BIF होता है, फीडबैक के साथ गेन कितना होगा, फीडबैक के अपोजिट गेन कितना होगा, बहुत सारे न्यूमेरिकल करवाए हैं, तो इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आप कर चुके हैं। ये फॉर्मूला थोड़ा थोड़ा ध्यान रख लें। बाकी का
4 तरीके का फीडबैक हम करते हैं। एक करते हैं करंट फीडबैक, धारा पुनर्निवेश, मतलब धारा को जब हम पुनर्निवेश करते हैं जिसको हम करंट फीडबैक या हिंदी में क्या लिखेंगे, धारा पुनर्निवेश, ठीक है। एक होता है वोल्टेज फीडबैक, मतलब आउटपुट से आप क्या चीज इनपुट में डाल रहे हो, करंट या फीड वोल्टेज, ठीक है, इसके बेस पे होता है। एक होता है सीरीज, क्या होता है, एक सीरीज फीडबैक। सीरीज फीडबैक का मतलब पता है कि जब आप इनपुट में उसको देते हो तो सीरीज में दे रहे हो या पैरेलल में दे रहे हो। एक होता है पैरेलल, ठीक है। तो सीरीज फीडबैक में जो आर आई है वो घट जाता है, सॉरी आर नॉट। हम हमेशा धारा जो है वो आउटपुट से देते हैं, तो आर नॉट जो डैश है वो हमको कैसा मिलता है, इस तरीके से मिलता है। जो वोल्टेज है उसमें हमको आर नॉट मिलता है इस तरीके से, ठीक है, फॉर्मूला। ये जो सीरीज है ये इनपुट में दिया जाता है, तो यहाँ पे आर आई बराबर आता है इस तरीके से, और यहाँ जो है आर आई डैश, सॉरी यहाँ पे आर आई आएगा, और यहाँ जो पैरेलल में देंगे वो कितना जाएगा, आर आई डैश बराबर आर आई 1 - ये हो गया आपका फीडबैक, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कर लेना, इससे क्वेश्चन बाहर वैसे जाएगा नहीं, आप नोट कर लो। अब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का लास्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यदि किसी को नहीं आता है तो रिलैक्स रहो, बहुत इजी है, आपको हम समझा देते हैं। पूरा नाम है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, और इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो क्वेश्चन बनता है 90% पॉसिबिलिटी के साथ, और एक बनता है 10%। ये तो होता है कि आपको सिंबल पूछे जाएं, साइन पूछे जाएं कि एन चैनल मॉसफेट कौन सा है, एन चैनल जेएफईडी कौन सा है, सिंबल पूछ लें। दूसरा होता है कि आपसे कोई फॉर्मूला दे दिया जाए, तो फॉर्मूले से क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले कुछ खास पद ध्यान रखें जो हम बता रहे हैं, जिनसे क्वेश्चन थ्योरेटिकल बनता है, थ्योरेटिकल भी क्वेश्चन आया है। पहला, ये एक वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं वोल्टता नियंत्रित युक्ति। क्या है ये, वोल्टेज कंट्रोल्ड डिवाइस है। और हमारा जो ट्रांजिस्टर हमने पढ़ा था अभी, बीजेटी जिसको कहते हैं बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो कौन सा था, बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, उसको कहते हैं करंट कंट्रोल डिवाइस। बात आया, ये याद रख लेना, क्वेश्चन यहाँ से आने की संभावना है। तो ये है वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, या इसको पूरा नाम होता है वैसे इसका वोल्टेज कंट्रोल्ड करंट डिवाइस। मतलब हमको आउटपुट में करंट मिलती है आईडी, लेकिन किससे कंट्रोल होती है वो, वोल्टेज से। हमने बीजेटी में क्या देखा, इधर भी करंट होती है और आउटपुट में भी करंट होती है, इधर आई भी है तो उधर आईसी होती है। तो ये होती है करंट कंट्रोल्ड करंट डिवाइस। दूसरा ध्यान रखें, ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम पेपर में, इसका जो जेड आई है, जेड आई का मतलब इनपुट इम्पिडेंस, वो 10⁸ टू 10⁻10 ओम होता है, ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा ध्यान रखें, जैसे हमारा बीजेटी है इसमें चार्ज कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल दोनों, ध्यान से समझना इस सिंबल को, ये एंड का है, इसमें होता है या तो इलेक्ट्रॉन या होल, कोई एक होगा, दोनों इसमें चार्ज कैरियर्स वर्क नहीं करते। तीसरी बात ध्यान रखें, चौथी बात, कि इसका जो थर्मल स्टेबिलिटी है, ऊष्मीय जो स्थायित्व है वो अधिक होता है, किसकी तुलना में, बीजेटी की तुलना में। मतलब ये जब करंट थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ता है तो इसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि जब हम इंटीग्रेटेड सर्किट डिज़ाइन करते हैं, आईसी बनाते हैं, तो इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो फैब्रिकेशन है वो आसानी से हो जाता है, ठीक है। और भी क्या बातें हैं, हाँ ये रब और नॉइस कम होती है, इसमें ज़्यादा होती है। तो ये 1 2 3 4 बातें सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं किसकी, इसके सिंबल की। फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर 2 टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है JFET, एक होता है MOSFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये होते हैं 2 टाइप के, कौन कौन से, एक होता है P चैनल और एक होता है N चैनल।
N चैनल JFET, दूसरा होता है P चैनल JFET। इसके डायग्राम ध्यान रखें जिनसे क्वेश्चन आता है इस तरीके से। यहाँ होता है ड्रेन, यहाँ होता है सोर्स, यहाँ होता है G गेट और N चैनल है तो इंटर करता है, ठीक है। दूसरा इसका यदि हम सिंबल बनाएं तो इस तरीके से हमारे पास वही यहाँ पे ड्रेन, यहाँ सोर्स, यहाँ होता है गेट और यहाँ से करंट आती है बाहर। ये किसका सिंबल है? ये है P चैनल JFET का, ध्यान रखना। मॉसफेट में दो टाइपें होती हैं, एक होती है इनहेंसमेंट मोड, ई मोड जिसको कहते हैं, तो हमारा टॉपिक हो जाता है ई मोड मॉसफेट। एक होता है डिप्लेशन मोड जिसको डी मोड कहते हैं, डिप्लेशन मोड मॉसफेट। ई मोड के जो डायग्राम है वो दो बनते हैं, पी चैनल के लिए और एन चैनल के लिए। तो हम ई मोड की बात करें तो इस तरीके से एक डायग्राम ड्रॉ होता है, हम आपको बता दें इस तरीके से, ठीक है। ये लो जी, 1 सेकेंड। इस तरीके से हम एक डायग्राम बनाते हैं। ये होता है, यदि ये इन जा रहा है तो होगा एन चैनल पूरा लिखो, एन चैनल ई मॉसफेट, ठीक है। और यदि ये बाहर आ रहा है, ठीक है, इधर बना लेना, हमको वापस क्यों बनाना देना है, चलो बना देते हैं। आपको लगेगा कि सर जी थोड़ा सा लापरवाही करते हैं, नहीं सर जी लापरवाही नहीं करते हैं। ठीक है, ये लो जी, इसमें इनपुट जो है वो यहाँ से होता है। ये लो, यदि ये बाहर आ रहा है, यहाँ तो वही है, ड्रेन है, या एस है, या गेट है, या वैसे तो सबस्टेंस होता है, पदार्थ होता है, ठीक है। और यहाँ भी सबस्टेंस सेम है। ये है अपना पी चैनल ई मॉसफेट, ठीक है। बात करें डी मोड की, तो डी मोड में भी दो हैं, एक तो पी चैनल और एक एन चैनल। तो हम बात करें एन चैनल की, तो इसमें क्या होगा, बस पूरा मिला देते हैं इस तरीके से। ये लो, यदि इंटर करेगा तो क्या हो जाएगा, एन चैनल कौन सा है, ये डी मोड या डी मॉसफेट, ठीक है। और यदि इस तरीके से ऐसे, यदि यहाँ से बाहर निकल जाएगा तो पी चैनल डी मॉसफेट। तो ये डायग्राम आपको बिल्कुल ध्यान रखने हैं, इन डायग्राम को कभी आपको भूलना नहीं है। अब हम आपको कुछ चीज़ें बता देते हैं, कुछ फॉर्मूले हैं छोटे छोटे से, जैसे इसके इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है, इंट्रिंसिक नहीं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व बनता है एफईटी के लिए, और एक बनता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। तो वहाँ हमको दो करंट मिलती हैं, जैसे हम यदि निवेशी का बना के बताएं आपको तो इस तरीके से बनता है। और यहाँ जो करंट हम लेते हैं वो होती है ड्रेन करंट, सैचुरेशन करंट मतलब संतृप्त निर्गत धारा या ड्रेन सैचुरेटेड करंट। और ये जो मैक्सिमम होती है ये होता है यहाँ पे VGS, और VGS हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। यदि VGS की वैल्यू 0 है, शॉर्ट सर्किट है, तो करंट मिलती है हमको IDSS मैक्सिमम। और यहाँ जाके किसी न किसी वोल्टेज पर ये 0 हो जाती है। और यदि हम इसका स्लोप देखते हैं तो हमको यहाँ मिलता है, ये वोल्टेज होता है BP, जिसको हम कहते हैं कट ऑफ वोल्टेज। क्या होता है ये, कट ऑफ वोल्टेज। और ये जो BP होता है ये होता है V, यहाँ पे जो VGS होता है ना, ये होता है BP/2। बात आया कुछ समझ में, क्या कह रहे हैं। VGS होता है BP/2, मतलब ये जो वैल्यू है वो आधी होती है। देखो जी, तो इससे रिलेटेड एक फॉर्मूला आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, IDS बराबर IDSS 1 - VGS अपॉन VP का होल स्क्वायर। एक फॉर्मूला और आता है, क्या आता है, एक फॉर्मूला आता है प्रवर्धन गुणांक म्यू नाम से, दैट इज GMRD, और R क्या है, ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। ये फॉर्मूला भी हमने आपको काफ़ी अच्छे से बताया था ड्राइव करके। एक फॉर्मूला होता है, यदि हम बात करें
ds की, तो वो मिलता है आपको gm vds प्लस 1/RD VDS। इस तरीके से मिलता है रिलेशन बिटवीन ID एंड VDS, ये होता है। ठीक है, चलिए और हम बात करें और तो फिर क्या है, यही फॉर्मूले हैं। सबसे ज़्यादा तो इम्पोर्टेंट ये है। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल आपको हमने करवा दिए थे, आप इन कुछ छोटी छोटी बातों को ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा सिंबल याद रखें। जितना पढ़ाया है आप उसको अच्छे से वापस कर लें। देखो हमारा जो इंटेंशन है इस सीरीज़ को लेके बड़ा स्पष्ट है कि कोई भी स्टूडेंट लास्ट टाइम पे यदि प्रयास करना चाहता है, यदि लास्ट टाइम पे कोई भी स्टूडेंट कोशिश करना चाहता है कि सर मैं 20 दिन दिल से दे सकता हूँ या 15 दिन दिल से पढ़ सकता हूँ, तो उसके लिए ये सीरीज बहुत बेनिफिशियल है। यदि आप और हम थोड़ा सा कोशिश करें, भगवान पे विश्वास रखें, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आ जाएं और आप बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ, मतलब आपको जब रिजल्ट आए तो रिग्रेट ना हो कि मेरे मार्क्स कुछ भी नहीं आए, प्रयास किया तो कुछ तो आने चाहिए। ठीक है, आप नोट करें।